आज हम लोग क्लास 11 का जो चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को तुम लोग वर्क एंड एनर्जी जो चैप्टर है उसको एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ सकते हो और इसका एस सी वर्मा के बुक से तुम इसका क्वेश्चन वगैरह भी बना सकते हो। तो आज जो सिनॉप्सिस हम दे रहे हैं उससे तुमको एस सी वर्मा से भी क्वेश्चन बनाने में तुम्हें मदद मिलेगी और जो एनसीईआरटी का जो पूरा सिलेबस है वो भी तुम्हारा कवर हो जाएगा। और इस तरह से ये वीडियो में देखो। पहले सबसे पहला जो आता है इसमें तुम्हारा वर्क। तो फिजिक्स में वर्क किसे कहते हैं? व्हाट इज वर्क? वर्क जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर लगे और जब फोर्स लगता है तो उसका एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा तो हम लोग कहते हैं कि वर्क हो रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मल्टीप्लाई करें तो वह वर्क होता है। जैसा कि क्लास 9 में पढ़ा होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दें बॉडी का तो उसको कहा जाए कि वर्क हुआ। तो जो फिजिक्स में इसको जो डिफाइन करते हैं हम लोग, यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के दो रूल बताए गए थे जो स्केलर वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं। एक तो होता है तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट और दूसरा हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। तो वर्क जो डिफाइन किया गया है ये डॉट प्रोडक्ट के रूप में। तो इसका जो डिफिनेशन अगर कहें कुछ ऐसा डिफिनेशन होता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन बाय द फोर्स। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, मैं लिख देता हूं यहां पर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि क्लास 9 में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का चूंकि वेक्टर का मल्टीप्लाई का दो तरीका है, तो यहाँ पर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या कहेंगे, अगर मेरा फोर्स जो है तुम्हारा, अगर एफ फोर्स है, इफ एफ इज द फोर्स, इफ एफ इज द फोर्स and ds vector is the displacement and ds vector is the displacement then what the work done क्या हो जाएगा? वर्क डन तो ds मतलब तो छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए लिया हमने, तो वर्क डन इक्वल्स टू, वर्क डन को dw संकेत सिंबल दे सकते हैं। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो तुम्हारा जो वर्क डन होगा दैट इज स्मॉल हो गया। तो वर्क डन dw इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? f डॉट ds। और डॉट प्रोडक्ट का डिफिनेशन में याद होगा तुम्हें कि ये डिपेंड करता है कि ए डॉट बी जो करते थे दैट्स इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो इन दोनों को, जहां पर थीटा क्या होता है, जहां पर दोनों के बीच का एंगल होता है। एफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग? एंगल। तो डी डब्ल्यू का वैल्यू अगर इस फॉर्म में लिखें तो एफ का मॉडुलस इंटू डी एस का मॉडुलस, इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या होगा तुम्हारा? दोनों के बीच का एंगल। अगर इसको इधर ds को मानते हैं इस दिशा में डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ds वेक्टर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, और फोर्स अगर किसी बॉडी पर लग रहा है इन दिस डायरेक्शन, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया तुम्हारा? ये f वेक्टर हो गया और दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। तो इस ढंग से क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एफ ds कॉस थीटा। अगर तुम्हारा ये टोटल वर्क डन जो हो जाएगा, जब ये डिफरेंशिएशन इधर है इधर राइट साइड क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो टोटल वर्क डन होगा तुम्हारा, टोटल वर्क डन लिख सकते हैं हम लोग, टोटल वर्क डन इक्वल्स टू, टोटल वर्क डन को W सिंबल दे दो, डी डब्ल्यू का यहाँ पे क्या बन जाएगा? W हो गया टोटल वर्क डन। W इक्वल्स टू, ये इंटीग्रेशन लिख सकते हैं F डॉट डी एस या F डी एस कॉस थीटा, वॉट एवर द सुटेबल, जो या तो ऊपर वाला भी लिख सकते हैं नीचे वाला, जैसा भी सुटेबल हो, F डॉट डी एस। अगर F तुम्हारा कॉन्स्टेंट है, इफ F इज कॉन्स्टेंट देन यू कैन टेकन आउट F वेक्टर फ्रॉम इंटीग्रेशन। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा इफ f इज कांस्टेंट, f इज कांस्टेंट फोर्स, फोर्स का वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन अगर चेंज ना करे, f इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट, तो w इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा? f इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए तो f डॉट s दैट्स इक्वल्स टू f इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ऐसा भी कह सकते हैं आप। लेकिन अगर ये तुम्हारा फोर्स जो है तुम्हारा f डी एस कॉस थीटा, एफ डॉट एस हो गया तुम्हारा, एफ एस कॉस थीटा कब, एफ एस कॉस थीटा कब हो गया? ये जब एफ फोर्स कांस्टेंट है और उसके डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। अगर दोनों वेक्टर रूप में दिए के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप एफ डॉट एस कर दीजिए, या नहीं तो एफ एस कॉस थीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं जहां पर एक एंगल दिया हुआ है और उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो उस इसलिए में ये फॉर्मूला के द्वारा कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, जैसे कि कोई फोर्स का वैल्यू दे दिया कि तुम्हारा फोर्स है 2i प्लस 3j प्लस 4k, अगर ऐसा दिया हुआ 2i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसा एक फोर्स दे दिया हमने एफ वेक्टर, एफ वेक्टर इक्वल्स टू दिस।
और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कहता है पार्टिकल का पहला पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन है, कुछ दिया हुआ है i प्लस जे प्लस के, इनिशियल पोजीशन पर जो पार्टिकल जब था, और बाद में जो फाइनली पोजीशन उसका दे दिया पार्टिकल का, मान लेते हैं कि 2i प्लस 3j प्लस 4k ऐसा। तो इस प्रोसेस में ये एक फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर तुम्हें, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है। एक पहला इस पोजीशन पे था, बाद में क्या हो गया, इस पोजीशन पे चला गया, पोजीशन वेक्टर उसका चेंज हो गया। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, दैट्स एस भी लिख सकते हैं इसको। तो r2 वेक्टर कितना है तुम्हारा 2i प्लस 3j प्लस 4k, और इसमें माइनस क्या कर देंगे हम लोग, माइनस i प्लस जे प्लस के। तो इसको अगर सब्सट्रैक्ट करें तो i में i माइनस होगा, दैट इज i बच गया, और 3j में j घट माइनस हो गया तो 2j प्लस 3k। अब क्या करेंगे, वर्क डन के लिए क्या कर देंगे, वर्क डन इज इक्वल टू f डॉट एस होगा। f का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है तुम्हारा, f का वैल्यू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, f का वैल्यू जो तुम्हारा दिया हुआ है, f का वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे, और इसको फिर डॉट प्रोडक्ट करने अगर आता है तो डॉट में, जैसे कि डॉट में अगर याद होगा, मैं रिमाइंड कराता हूँ, डॉट में होता था तुमको i डॉट i कितना हो जाता है 1, जे i डॉट जे क्या होता है तुम्हारा 0 होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जब डॉट का रिमाइंड कराते हैं तो क्या हो जाएगा, i डॉट i कितना होता है 1, जे डॉट जे भी क्या होता है तुम्हारा 1, और k डॉट के भी क्या होता है 1 होता है। और i डॉट जे मतलब एक वेक्टर को किसी भी दूसरा वेक्टर से अगर करें यूनिट वेक्टर में जो परपेंडिकुलर होता है 0 हो जाता है, जे डॉट के भी 0 हो जाएगा, और k डॉट आई भी क्या होगा तुम्हारा 0 होता है। तो इस आधार पर क्या कर सकते हैं, इसका वर्डन कैलकुलेट हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे f का वैल्यू रख देंगे, फिर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो है वर्डन क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा तुम्हारा। डिस्प्लेसमेंट निकल गया तो पोजीशन वेक्टर में घटा करके, तो ये तुम्हारा कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्डन इस ढंग से निकल सकता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड फोर्स का दे देगा और डिस्प्लेसमेंट का भी मैग्नीट्यूड दे देगा, और दोनों के बीच का एंगल आपको पता होगा, तो वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और इस बात में ये भी देख सकते हैं, अगर एंगल 90 डिग्री होगा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, उस स्थिति में क्या होगा, कॉस थीटा को कॉस 90 0 होता है। तो इस सिचुएशन में तुम्हारा क्या आ जाएगा, तो इसको मिटा दें, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो इस स्थिति में तुम्हारा कितना होगा वर्क डन, चाहे फोर्स कांस्टेंट हो या ना हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है और फोर्स दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो उसका क्या हो जाएगा वैल्यू, तो एक जैसे कि देते हैं इसमें सिचुएशन कि एक मान लेते हैं कोई पर्सन अपने सर पर 10 kg का एक बॉक्स लेके खड़ा है, यहाँ पर जो इसका वेट लग रहा है वो 10 g, और ये चलना शुरू किया आदमी, तो आदमी मान लेते हैं चला गया 10 मीटर चला इस ढंग से। तो दोनों के बीच का इसका कितना वर्क डन, इस प्रोसेस में उसने कितना वर्क डन किया, तो इस प्रोसेस में जो उसने वर्क डन किया होगा तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको इसका पता है, f जो वेट के द्वारा वर्क डन पूछा जा रहा है, f डॉट एस लगाते हैं। तो इसका f मतलब यहाँ पर f तो तुम्हारा mg है, तो f के बदला क्या लिख सकते हैं mg, ये फोर्स हो गया, डॉट s, तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा mg और इंटू s इंटू कॉस क्या हो गया 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल है, और कॉस 90 चूंकि 0 हो गया तो तुमको कोई भी फोर्स का वैल्यू होती है, वर्क डन क्या होगा 0 ही होगा। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ये वर्क डन क्या होगा 0 हो जाएगा। और अगर मानते 60 है, जो भी है जिस सिचुएशन में, इस ढंग से भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार वर्क में क्वेश्चन हो जाएगा। अब है दूसरा सिचुएशन था वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, अगर आपका एफ कांस्टेंट नहीं है उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, और जहाँ तक एंगल जैसे कि कुछ और ये भी कांस्टेंट फोर्स में मानते हैं, वेट अगर mg एक पत्थर को ऊपर फेंके, एक पत्थर अगर ऊपर जा रहा है 10 मीटर तक हाइट तक चला गया ये, और ये बॉडी का मानते हैं मास है 10, तो जो वेट लग रहा है वो 10 इंटू जी, mg मतलब कि 9.8 का वैल्यू हो गया इसका। तो दोनों के बीच का एंगल देखो कितना है इस सिस्टम में, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। तो अगर इस बार निकालेंगे f डॉट एस mg डॉट एस करेंगे तो m तो 10g हो गया, इंटू एस भी तुम्हारा 10 है, 10 मीटर, इंटू दोनों के बीच का एंगल कितना है कॉस 180 डिग्री, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक नीचे है तो एक ऊपर जा रहा है, तो इस स्थिति में कितना हो जाएगा माइनस लग जाएगा, कॉस 180 डिग्री वैल्यू कितना हो गया माइनस 100 इंटू जी।
तो 100 इंटू 9.8 और वर्क का यूनिट क्या हो गया, जूल हो गया, दैट इज -980 जूल। तो ये तुम्हारा वर्क डन हो गया, निगेटिव हो गया क्योंकि दोनों के बीच, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था। तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर अपोजिट होता है या 90 डिग्री से एंगल ज़्यादा हो जाता है, कॉस्ट का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। तो वर्क डन का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से एबव है, और 90 से अगर कम है तो वो पॉजिटिव है और 90 डिग्री पर जीरो हो जाएगा। इस तरह से वर्क डन हम लोग कांस्टेंट फोर्स का क्या कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन निकाल सकते हैं। और जाहिर है कि वर्क जो आता है तुमको डॉट प्रोडक्ट से बना हुआ चीज़ है। वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों का जो कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उससे जो क्वांटिटी बनेगा वो स्केलर होगा। तो इसका मतलब यह है कि वर्क डन कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसको जोड़ने के लिए किसी वेक्टर की जरूरत नहीं। आप अगर दो फोर्स वर्क डन कर रहे हैं किसी बॉडी पर, दोनों का वर्क डन को आप ऐड कर सकते हैं, उससे अलजेब्रिक सम कर दीजिए, टोटल वर्क डन निकल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को कोई वेक्टर का एडिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। और वर्क डन का जाहिर के यूनिट तुम्हें याद ही होगा, वर्क डन का यूनिट क्या होता है तुम्हारा, जूल होता है। और इसका डायमेंशन जहाँ तक है, जो कि तुम्हारा डायमेंशन अगर निकालना चाहो, डायमेंशन फार्मूला अगर पढ़ा होगा तो वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा अगर फार्मूला यूज करें तो वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला भी लिख लेते हैं। फोर्स का डायमेंशन होता है ml_t−2 इंटू एल। अब थीटा तो डायमेंशनलेस होता ही है, कॉस थीटा, तो इसका क्या हो गया ml/t−2, तो इसका डायमेंशन हो गया। और एसआई यूनिट मैंने अभी जो कहा क्या हो गया तुम्हारा, एसआई यूनिट क्या हो गया तुम्हारा, जूल हो गया। तो और एक सीजीएस यूनिट हम लोग यूज करते हैं जिसको अर्ग कहते हैं। तो 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग होता है। ये सीजीएस यूनिट में होता है, जो मैंने एक बार लिख दिया तुम्हें, इट इज सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। ये सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क है, और ये है जूल क्या है तुम्हारा, एसआई यूनिट है। जूल इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क। चलिए, तो ये तुम्हारा इसका तो बेसिक डिफिनेशन तो हो गया तुम्हारा, और कुछ एक मतलब इसका देख लिया कि एंगल के आधार पर क्या होगा। अब हम लोग आते हैं वर्क डन बाय एक वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मतलब ये हुआ कि जब फोर्स वेरी कर रहा है, तो वेरिएबल फोर्स का जैसे कि एग्जांपल हो सकता है तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स जैसे है तुम्हारा, स्प्रिंग जैसे कोई बॉडी है, इस पर अगर एक बॉडी है जिसमें को हम लोग अटैच कर दें एक स्प्रिंग से इस बॉडी को, और तो ये बॉडी को अगर डिस्प्लेस किया जा रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं इसका के है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दे दें इसका, स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल्स टू के, और इस बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया हमने, मान लेते हैं अपने पोजीशन से इसको थोड़ा सा एलोंगेट करके खींच दिया इस बॉडी को, तो ये तुम्हारा चला गया इस यहाँ पर चला गया। इसको तुम डॉटेड में दिखा सकते हो, डॉटेड करके यहाँ पर, तो कितना से इसको पुश किया आपने, एक्स से। अगर मान लेते हैं इस एक्स एलोंगेटेड, ये नेचुरल लेंथ पे था, ये बॉडी की जो स्प्रिंग का है ये नेचुरल लेंथ है, और इसको एलोंगेट क्या कर दिया गया है, एक्स से कर दिया गया। तो स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग एक फोर्स लगाता है जिसको हम लोग स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। तो वो कितना होगा स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू, स्प्रिंग फोर्स इक्वल्स टू के एक्स कहते हैं। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो स्प्रिंग फोर्स क्या, स्प्रिंग को आप इधर खींचिएगा तो स्प्रिंग इसको किधर खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, मीन्स लेफ्ट साइड। ये स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन एफ हुआ, और आप डिस्प्लेस हो रहे हैं किधर, राइट साइड एक्स डिस्प्लेस हुए। और लेकिन इसमें दोनों में फर्क ये है कि ये जो एक्स का वैल्यू अगर चेंज करता है आपका, कभी एक्स का वैल्यू 0 होगा, फिर 1 होगा, हाफ होगा, जो भी है, एक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो हर जगह पर आपका जो फोर्स है वो चेंज कर रहा है। के एक्स, के इज कॉन्स्टेंट बट एक्स इज वेरिएबल। एक्स का वैल्यू अगर चेंज कर रहा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, चेंज करेगा। तो इसका मतलब इट इज ए वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स का जैसे कि निकालना हो तो एक तो इंटीग्रेशन करके आप निकाल सकते हैं, जैसे चूंकि लीनियर वेरिएबल है तो इसका हम चाहें तो एरिया भी प्लॉट करके हम ट्रायंगल का एक अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का हम लोग अगर मान लेते हैं कि एक प्लॉट कर दें तो भी वर्क डन इसका निकल सकता है। इस लीनियर फोर्स इसलिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट खींच दें, जो कि तुम देखोगे एनसीईआरटी बुक में भी इस ढंग से दिया हुआ है वेरिएबल फोर्स का ग्राफ करके, और इधर की तरफ दे देते हैं कौन सी फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कर दीजिए या फोर्स कोई भी। तो इसका अगर ग्राफ हम बनाते हैं तो एक्स का वैल्यू 0 होगा तो फोर्स भी 0 होगा, और ये जैसे जैसे होगा जैसे लीनियरली ये वेरी करते जाएगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जब कि एक्स हो गया तो ये डिस्प्लेसमेंट जब कहाँ कितना आ गया आपका एक्स आया, तो ये स्प्रिंग फोर्स तब तक कितना आ चुका होगा आपका, के एक्स चला गया होगा, ये के एक्स तक गया होगा स्प्रिंग फोर्स। तो ये देखिए अब इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ये जो ट्रायंगल एक बन गया तुम्हारा, यही वर्क डन बता देगा। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दैट्स इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। बट ये निगेटिव भी होगा बिकॉज कि ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा तुम्हारा, W इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि डायरेक्शन दोनों का क्या था, अपोजिट था। एक तो इस ढंग से हम लोग इसको बना सकते हैं, ये तुम्हारा वर्क डन निकल गया स्प्रिंग फोर्स का, जो कि ट्रायंगल मेथड से, या नहीं तो इसको इंटीग्रेट करके बना सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन दूसरा मेथड में है। तो W इक्वल्स टू हम लोग जो फार्मूला लिखे थे
एफ डॉट डी एस, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, या लिखे थे एफ डॉट डी एस, फिर उसका डब्ल्यू लिखे थे, इंटीग्रेशन कर दिए। तो यहाँ पर दोनों के बीच कहेंगे एफ का वैल्यू यहाँ पे के एक्स है, उसका डिस्प्लेसमेंट आपने डी एक्स दिया, दोनों के बीच का एंगल कितना है कॉस 180 डिग्री, तो उसे पुट कीजिए, तो ये क्या होगा तुम्हारा। और इंटीग्रेशन जो आपको कीजिएगा कहाँ से, डिस्प्लेसमेंट कहाँ शुरू हुआ, स्टार्टिंग जो डिस्प्लेसमेंट आपका जब बॉडी नेचुरल लेंथ पर है वहाँ से कहाँ तक गया, एक्स तक गया, तो इसका जो इंटीग्रेशन का आप लिमिट दे सकते हैं, लोअर लिमिट है कि एक्स कितना स्प्रिंग एलोंगेटेड है दैट इज 0, और बाद में कितना हो गया एक्स, तो इसका जो टोटल वर्क डन हो जाएगा 0 से एक्स, दैट्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। तो अब इसका इंटीग्रेट अगर करना होता तो माइनस के कांस्टेंट है जो कि बाहर आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स 1 + 1/2, और लोअर लिमिट यहाँ रखिए, अपर लिमिट रखिए, तो माइनस के x² 2 माइनस फिर एक्स का वैल्यू 0 लेते हैं, 0² 2 दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस हाफ के x²। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकल गया। इंटीग्रेशन करके भी निकाल सकते हैं, वेरिएबल फोर्स को निकालने का, वर्क डन करने का ये तरीका हुआ। और ये कांस्टेंट फोर्स के लिए आपको कोई इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस ढंग से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जा सकता है। तो वर्क का उसके बाद जो तुम लोग जो है इसका क्वेश्चन वगैरह तुम इसका क्या कर सकते हो, इसका बना सकते हो, एसटीएमआर की बुक से भी बना सकते हो। एसटीएमआर की बुक में भी वर्क डन का शुरुआत में क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ 4-5 नंबर में तुमको पावर का दिया हुआ है, नहीं तो वर्क का क्वेश्चन करीब करीब 15-16 तक वर्क डन का ही क्वेश्चन दिया हुआ है इस में। अब बीच में 1-2 क्वेश्चन पावर का दिया हुआ है, तो उसको भी तुम पावर का भी डिफिनेशन भी बता ही देते हैं, पावर ही भी बता दे रहे हैं उसको, फिर उस क्वेश्चन से भी बता सकते हो, एनसीईआरटी बुक से भी बना सकते हो। तो पहले पावर का भी थोड़ा सा डिफिनेशन बताते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर एनर्जी अगले वीडियो में बताएंगे। पावर के बारे में जहाँ तक है इसका क्वेश्चन बनाओगे, जहाँ पर दिक्कत होगा फिर उसको तुम लाइव क्लास में आकर के ऐप पर जाकर के, राइस ट्यूटोरियल के ऐप पर जाकर के उसमें लाइव क्लास में जाकर के तुम इसका क्लास भी कर सकते हो, और जो दिक्कत हो उसमें पूछ भी सकते हो। उसमें तुमको नोट्स भी मिल जाएगा, डिटेल नोट्स भी उसमें मिल जाएगा तुमको, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा इसका नोट्स, और उसमें बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। तो चलो यहाँ देखो, अब हम लोग जैसे बात करते हैं पावर का, तो पावर जो होता है तुम्हारा, पावर द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ वर्क, अगर dt टाइम, अगर स्मॉल टाइम dt लिए उसमें वर्क डन कितना होगा dw, तो पावर कितना होगा इन dt टाइम वर्क डन कितना हो गया dw, तो पावर P बराबर क्या होगा dw/dt, तो ये हो गया रेट ऑफ वर्क डन। और dw का भी हम लोग फार्मूला पढ़े थे पावर को, तो F.ds लिखते हैं, F.ds और बाई dt हो गया, तो ds/dt क्या कहते हैं हम लोग v भी कहते हैं, तो पावर को क्या लिखते हैं F.v लिख सकते हैं आप। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करे तो वर्क निकला था, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट कर दिए क्या बन जाएगा आपका पावर बन जाएगा। और पावर का जहाँ तक ये हुआ इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं इसको, और इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर और पावर, इंस्टेंटेनियस पावर हो गया किसी इंस्टेंट पर लगने वाला पावर। अब अगर एवरेज पावर की बात करें, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, एवरेज पावर अगर कहे तो जितना आपने एक टाइम इंटरवल आपको दिया गया उसमें एवरेज पावर की बात करेगा, तो टोटल उस टाइम इंटरवल में आपने जितना वर्क किया टोटल वर्क डन बाय क्या कर दीजिए आपको टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल। तो ये तुम्हारा अगर दोनों का रेशियो जो होगा ये एवरेज पावर कहलाएगा। और इंस्टेंटेनियस पावर होगा किसी इंस्टेंट पर अभी कितना वर्क हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, तो अभी जिस रेट से वर्क हो रहा है वो F.v से पता चल जाएगा, F.v का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, आपको क्या आ जाएगा उसका इंस्टेंटेनियस पावर आएगा। और एवरेज पावर का मतलब टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। वर्क डन का जो भी आपको रूल है, जो भी आपका मतलब वेरिएबल फोर्स हो तो आप कैसे कीजिएगा, कांस्टेंट है तो कैसे कीजिएगा, उसको करके टाइम से भाग दीजिए, आपका पावर क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो पावर में यही है एवरेज पावर, ये दोनों पावर का ऐसा यूनिट तुम्हारा पावर भी जाहिर है कि स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ दिख ही रहा होगा डॉट प्रोडक्ट से बना है। पावर का जो है यूनिट क्या होगा तुम्हारा, वर्क का यूनिट होता है जूल बाय टाइम, दैट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, ऐसा यूनिट जिसको हम लोग वाट भी कहते हैं। और जहाँ तक डायमेंशन की बात है, इसका डायमेंशन ये होता है ml2 t-2/t, ml2 t-3 हो जाएगा डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ पावर हो गया तुम्हारा ml2 t-2 वर्क का बाय टाइम, दैट्स इक्वल्स टू ml2 t-3। और जहाँ तक SI यूनिट की बात है, इसका SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा वाट होता है, वाट हो गया जिसका। और जहाँ तक एक इसका पावर का SI यूनिट, एक यूनिट जानते हो हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या होता है 1 HP जिसको बोलते हो, दैट्स 746 वाट। एक ये भी प्रचलित यूनिट है हॉर्स पावर,
जिसको कहते हैं हम लोग। तो 1 हॉर्स पावर को 746 वाट। तो बाकी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन तुमको ऐसे में 3-4 नंबर क्वेश्चन, 2-3 को क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी पावर से बना सकते हो। बाकी जो है अगले वीडियो में हम लोग एनर्जी के बारे में, वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सबों पर चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। बाकी तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप पा करके जो भी तुमको जानकारी चाहिए उसको ले सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो, उसको क्वेश्चन भी मिल जाएगा तुमको जो मेंस जे एडवांस के लिए, और तुमको एससी का सॉल्यूशन वगैरह में भी तुमको उसका भी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ओके।